हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज से हम वर्कबुक की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपकी संपूर्ण जो वर्कबुक है उसका हम रिवीजन करेंगे। और आज जो ये मैं पार्ट लेकर आया हूँ, इसमें लेसन 1 to 3 यानी कि 1 से 3 तक जो आपके चैप्टर हैं, लेसन है, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम समझेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो पहले तो ये कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। और जिन्हें इन लेसन्स को डिटेल में समझना है, हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए। हर लेसन को हम लाइन टू लाइन समझा रहे हैं और उसी वीडियो में लेसन के क्वेश्चन आंसर भी मौजूद है वर्कबुक के। तो आपके संपूर्ण लेसन यानी कि लेसन 18 तक, हालांकि 18 लेसन हट गया है अब, तो सभी आपको मिल जाएगा। अब हम समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, वी आर द फ्यूचर। ये पोयम है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स ए टीम ए होल। एक टीम संपूर्ण कब बनती है। अब नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। अब आप ये आंसर देख रहे हैं 3 नंबर लायक तो है नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूछा जाए। तो समझिए इसको कि एक टीम संपूर्ण कब बनती है। तो एक टीम संपूर्ण बनती है जब आप साथ में काम करते हैं। तो हम कह रहे हैं वर्किंग टुगेदर मेक्स ए टीम ए होल, कि साथ में कार्य करने से एक टीम संपूर्ण बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वी विल फेस एवरी हर्डल, व्हाट सॉर्ट ऑफ हर्डल्स द पोएट थिंक्स अबाउट। हमारी पोयम में एक लाइन आई है कि हम हर समस्या का या हर बाधा का सामना करेंगे। जो हमारी ये पोयम है, ये वी आर द फ्यूचर इसका नाम है कि हम भारत का भविष्य है। इसमें पूरी बात यही है कि हम साथ में काम करेंगे, हर बाधा को पार कर लेंगे। सिटीज से भी आए हैं, टाउन से भी आए हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की पोयम है। तो इसमें एक जो लाइन आई थी कि वी विल फेस एवरी हर्डल, कि हम हर बाधा का सामना करेंगे। किस प्रकार की बाधाओं की बात कवि करता है या सोचता है, वो क्या मानता है, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। तो देखिए हमारा देश विविधताओं से भरा है। यहाँ पर जाति भी बहुत सारी है, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो ये सारी एक प्रकार से बाधा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं। तो देखिए, द पोएट थिंक्स अबाउट हर्डल्स लाइक नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजनलिज्म। कि कवि, देखिए ये यहाँ थिंग लिखा हुआ है, आपको थिंग नहीं लिखना है, आपको थिंग्स लिखना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है। तो आप क्या लिखेंगे, द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है अबाउट हर्डल्स, बाधाओं के बारे में। किस प्रकार की बाधाओं के बारे में, लाइक नैरो डोमेस्टिक वॉल ऑफ कास्ट, की जो संकीर्ण दीवारें हैं जाति की। ठीक है, कलर, क्रीड, पंथ, रिलीजन, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता, ये सभी एक प्रकार से बाधाएं भी हो सकती है। तो कवि इन बाधाओं के बारे में विचार करता है और वो कहता है कि हम इन बाधाओं को आराम से पार कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी फेस ऑल द हर्डल सक्सेसफुली। क्या परिणाम होगा जब हम सभी बाधाओं को आसानी से सफलतापूर्वक पार कर लेंगे या सामना कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली वी विल क्लाइम अप द हाइट एंड मेक आवर नेशंस फ्यूचर ब्राइट। कि अगर हम ऐसा करते हैं, देखो इफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट क्लॉज के बाद आपको कामा लगाना है, कामा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, कि यदि हम बाधाओं को पार कर लेते हैं, सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं, तो हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और हमारे राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, नेशंस फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है समरी, ये तो आएगी सही है ना। तो हर पोयम की समरी इंपॉर्टेंट है। और आपके जो वर्कबुक है उसमें 6 पोयम है, आपको जो टोटल 6 पोयम है सबकी समरी देखनी पड़ेगी। तो देखें क्या है इसमें, समराइज द पोयम इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में समझाना है। तो इसमें पूरी बात आ जाएगी इस पोयम की। तो हम कह रहे हैं कि द पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेज, कविता एक शपथ के तौर पर है। ठीक है, किसके तौर पर है, शपथ, फॉर्म, रूप या शपथ के रूप में है। फ्रॉम नहीं बोल रहा हूं मैं, फॉर्म। ठीक है, एंड टेल्स अस डेट वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और कविता कहती है कि हम भारत का भविष्य है। वी शुड वर्क एज ए टीम, हमें एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। वी शुड रिमेन यूनाइटेड, हमें संगठित रहना चाहिए।
देयर आर मेनी हर्डल्स इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने कई बाधाएं हैं, जैसे कि कास्ट हो गया, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन। ये बात तो अभी मैंने समझाई है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या लाइन है। Despite of all problems we will work together and make our nation's future bright, कि इन सभी समस्याओं के बावजूद भी हम साथ में काम करेंगे और हमारे राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल करेंगे। We will have to come from cities and towns to build our nation, हमें सिटीज से, टाउन्स से हमारे राष्ट्र को बनाने के लिए आगे आना होगा, यानी कि हम गांव से भी आएंगे, शहर से भी, मतलब पूरे देश में जो जो लोग हैं जहाँ जहाँ से, सभी राष्ट्र को बनाने आगे आएंगे। आवर फ्यूचर इज अननोन, हमारा भविष्य जो है वो तो अज्ञात है, भविष्य किसी को पता नहीं होता है, तो हमारा भी अज्ञात ही है। बट इट इज सर्टेन, लेकिन ये निश्चित है। वी विल मेक इट ब्राइट, ये निश्चित है कि हम इसको उज्जवल जरूर बनाएंगे। इफ वी वॉक हैंड इन हैंड एंड स्टैंड बाय आवर क्रीड वी कैन से डेट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, कि यदि हम हाथ में हाथ मिला करके साथ में खड़े रहते हैं हमारे पंथ को मानते हुए, तो हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। यानी कि हम चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन अगर हम साथ में खड़े हैं तो हम सब इंडियन हैं। ठीक है, ये हमारी पोयम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हो गए। समरी सभी को जरूर देखना है। अब अगला लेसन देखते हैं। अगला जो लेसन है वो संसार के सबसे बड़े झरने एंजल फॉल के बारे में है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है कि संसार का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है या कौन सा है, कहाँ स्थित है। तो देखिए पहला प्रश्न यही है कि विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट, कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कहाँ स्थित है। तो देखिए द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, इट इज नोन एज एंजल फॉल्स, कि संसार का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला के पूर्वी भाग में दक्षिणी अमेरिका तो आप कहेंगे कि जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो वेनेजुएला जो देश है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। इट इज नोन एज द एंजल फॉल्स, इसका नाम क्या है, एंजल फॉल इसको कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंजल कैनियन एंड व्हाट इज द चुरुन रिवर। एंजल कैनियन क्या है, चुरुन नदी क्या है। तो देखिए क्या है, द एंजल कैनियन इज ए लार्ज पुल, एक बड़ा सा पुल है ये तो। ठीक है, एंड चुरुन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कैरोनी रिवर, जो चुरुन नदी है वो किसकी सहायक नदी है, कैरोनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी इसी पार्ट से है, इसी लेसन से एंजल फॉल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हाउ इज दिस वाटरफॉल कंपेयर टू नियाग्रा फॉल्स, कि इस झरने की तुलना नियाग्रा झरने से कैसे की जा सकती है, यानी कि भाई कौन बड़ा है, कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा तो यही है एंजल फॉल। तो देखिए इट हर्टल्स डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 960 मीटर विच इज 16 टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ द फेमस नियाग्रा फॉल्स, कि 960 मीटर की हाइट से गिरता है, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर। और ये जो प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल है उससे 16 गुना बड़ा है, तो ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा लेसन थर्ड। अब लेसन थर्ड जो है वो किसके बारे में है, वो किताबों के बारे में है, कि भाई किताबें कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, किस तरह से पढ़ना हर व्यक्ति का एक अलग दृष्टिकोण होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आप समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस लेसन पर चले जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन ए बेटर वे, कि कौन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है। तो देखिए जो लर्नड, जो पढ़ा लिखा है और एक्सपर्ट है वही चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है, बाकी तो प्रश्न में से लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी सिंपल एंड वाइस मैन, कि जो लेखक है वो क्राफ्टी, सिंपल और जो बुद्धिमान, ये क्राफ्टी मतलब कि हम कह सकते हैं आलसी। ठीक है, सिंपल मतलब साधारण व्यक्ति, और बुद्धिमान लोगों में कैसे अंतर बताता है। तो देखिए जो आलसी लोग होते हैं वो पढ़ाई की बुराई करते हैं, सामान्य व्यक्ति पढ़ाई की प्रशंसा तो करता है लेकिन करता नहीं है पढ़ाई। ठीक है, एंड वाइस मैन यूज देम। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड लेसन, इसलिए मैं वहीं से एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसका आंसर है कि क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज, कि आलसी व्यक्ति तो बुराई करेगा, सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण व्यक्ति प्रशंसा करेगा, एंड वाइस मैन यूज देम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पढ़ाई का उपयोग भी करेगा। आगे देखते हैं
व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। देखिए जो छोटे प्रश्न हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ ले जाए, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूँ कि डिस्टिल पुस्तकें किनके समान हैं या वो क्या हैं। तो डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर फ्लैशी थिंग। डिस्टिल वाटर के समान होती है, मतलब अच्छी होती है, ठीक है, चमकदार होती है। ये है आपके लायक क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए। इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स, कि कितनी कैटेगरी में लेखक ने पुस्तकों को बांटा है। देखिए इस लेसन में बहुत सारी बातें। पहली बात तो ये बताया कि कितने प्रकार के लोग होते हैं, लोग पढ़ाई को किस प्रकार से लेते हैं, और पुस्तकें कितने प्रकार की होती हैं, और सबकी कैटेगरी लगभग 3 ही है। तो कितनी कैटेगरी में बांटा है? 3 कैटेगरी में बांटा है। द ऑथर डिवाइड्स द बुक्स इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में बांटा है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको टेस्ट किया जाता है सिर्फ, यानी कि आप जैसे आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ेंगे और आप कह देंगे कि हो हमें पता है पूरी बुक में क्या है। सम टू बी स्वॉलोड, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको आप तुरंत पढ़ लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत सरल भाषा में होती है और आप तुरंत समझ भी जाते हैं। सम फ्यू टू बी चेव्ड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं इनको चबाना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, यानी कि उनको पढ़ने में परिश्रम लगता है और वो आपके बहुत काम की होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपको 3 लेसन तक रिवीजन करवा दिया है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।